झुंझुनू के पास एक छोटा सा कस्बा था, जहां शाम ढलते ही बाजार की रफ्तार धीमी पड़ जाती थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर चिपकी थकान इतनी आसानी से नहीं उतरती थी। धूल से भरी गलियां, पुरानी दुकानों की कतार और टेढ़ी मेढ़ी दीवारों के बीच जिंदगी हर दिन वैसे ही चलती रहती थी जैसे सालों से चलती आई थी। फिर भी उस कस्बे की हवा में पिछले कुछ समय से एक और चीज घुल गई थी, डर। लोग उस डर का नाम धीरे से लेते थे, जैसे जरा ऊंची आवाज में बोल दिया तो मुसीबत घर तक पहुंच जाएगी। उस नाम को सुनते ही कई लोग नजरें झुका लेते, कुछ लोग बात बदल देते, और कुछ ऐसे भी थे जो बिल्कुल चुप हो जाते। उस नाम का असर इतना था कि सच बोलना भी लोगों को खतरा लगने लगा था। उस नाम के पीछे एक ही आदमी था, इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान, इलाके का दरोगा। कानून का रखवाला होना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को कानून से बड़ा समझना शुरू कर दिया था। बाजार में किसने किससे उधार लिया, किसकी दुकान कहाँ लगेगी, कौन नया ठेला लगाएगा, किसके घर में क्या चल रहा है, हर बात में उसकी दखलंदाजी होती थी। लोग कहते थे कि अगर कोई दुकानदार उसके सामने आवाज उठा दे तो अगले ही दिन उसे थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार किसी को बिना वजह पकड़ लिया जाता, कई बार झूठा इल्जाम लगा दिया जाता। डर धीरे धीरे आदत बन गया था, और आदत धीरे धीरे खामोशी में बदल गई थी। उसी कस्बे के एक पुराने घर के सामने उस दोपहर एक सेना की जीप आकर रुकी। घर के बाहर नीम का पेड़ था, नीचे एक पुरानी चारपाई पड़ी थी, और दरवाजे के पास लाल मिर्चें सूख रही थीं। रसोई से सरसों के साग की खुशबू बाहर तक आ रही थी। दरवाजा खुला और कमला राठौर बाहर आईं। उनकी आंखें बस एक चेहरे को ढूंढ रही थीं। अगले ही पल उनकी आंखों में चमक आ गई। अदिति, उन्होंने धीरे से कहा, और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गईं। जीप से उतरती हुई एक लंबी, सधे कदमों से चलने वाली जवान लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ मां को सलाम जैसा इशारा किया, और फिर उनके गले लग गई। कैप्टन अदिति राठौर कई महीनों बाद घर लौटी थी। रात भर का सफर, चेहरे पर हल्की थकान, कंधे पर टंगा बैग, और फिर भी आंखों में वही स्थिरता जो एक सैनिक के चेहरे पर दिखाई देती है। कमला ने उसे कसकर गले लगाया, और फिर थोड़ी दूरी बनाकर उसे सिर से पांव तक देखने लगीं, जैसे यह भरोसा कर रही हों कि उनकी बेटी सचमुच सामने खड़ी है। फिर दुबली हो गई। उन्होंने वही पुरानी शिकायत दोहराई। अदिति हल्का सा हंस दी। मां, आप हर बार यही कहती हो। कमला ने उसके हाथ से बैग लिया और फिर उसकी राइफल की तरफ देखते हुए बोली, इसे भी उतार दे, यहां कोई दुश्मन नहीं। अदिति ने राइफल को कंधे पर थोड़ा ठीक करते हुए कहा, मां, यह मेरी जिम्मेदारी है। घर के अंदर का माहौल कुछ ही पलों में अपनापन से भर गया। चूल्हे पर मकई की रोटी सिक रही थी। पास में सफेद मक्खन रखा था, और अदिति बचपन की तरह नीचे पड़ी पीढ़ी पर बैठ गई। दीवार पर उसके दादा की पुरानी तस्वीर टंगी थी। एक कोने में उसके पिता का लोहे का बक्सा रखा था, और दरवाजे के पास उसके छोटे भाई के जूते बेतरतीब पड़े थे। अदिति ने घर की हर चीज को ध्यान से देखा, जैसे हर दृश्य उसके अंदर की थकान को धीरे धीरे मिटा रहा हो। कमला ने उसके सामने थाली रखी और मुद्दान की मिटा रहा हो। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसने आंखें बंद कर लीं। मां, यही स्वाद याद आता है, उसने कहा। कमला मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक हल्की चिंता छिपी हुई थी। अदिति ने वह चिंता महसूस कर ली। उसने कुछ देर चुप रहकर खाना खाया, और फिर धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? कमला ने तुरंत जवाब देने के बजाय आंगन की तरफ देखा, और फिर धीरे से बैठ गईं। सब ठीक है, उन्होंने कहा, लेकिन आवाज में भरोसा नहीं था। अदिति ने फिर पूछा, गांव में कुछ बदला है क्या? कमला ने एक गहरी सांस ली। यहां अब पहले जैसा नहीं रहा बेटा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। वो नया दरोगा, महेंद्र चौहान, बहुत परेशान करता है लोगों को। अदिति चुप रही। कमला बोलती रही, किसी से पैसे मांग लेता है, किसी को बिना वजह डांट देता है, और अगर कोई सवाल कर दे तो उसे थाने बुला लेता है। लोग डरते हैं उससे, कोई सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। अदिति के हाथ में पकड़ा निवाला थाली में वापस गिर गया। किसी ने शिकायत नहीं की? उसने पूछा। कमला हल्की कड़वाहट से हंस दी। शिकायत किससे करें? थाना उसी का, पुलिस उसी की। गरीब आदमी रोजी कमाए या लड़ाई करे। यह वही गांव था जहां अदिति पली बढ़ी थी, वही गलियां जहां वह बचपन में दौड़ती थी,
वही बाजार जहां उसके पिता उसे स्कूल के लिए पहली बार बैग दिलाने ले गए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वह वापस लौटेगी तो अपने ही गांव की हवा में डर महसूस करेगी। कमला ने बात खत्म करनी चाहिए और उसे आराम करने को कहा, लेकिन अदिति के मन में अब एक नाम अटक गया था, महेंद्र चौहान। थोड़ी देर बाद अदिति ने कहा कि वह बाजार तक होकर आती है। कमला ने तुरंत मना किया, अकेले मत जाना और किसी झगड़े में मत पड़ना। अदिति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस बाजार देख कर आती हूं। वह घर से बाहर निकली तो शाम धीरे धीरे उतर रही थी। मिट्टी की गली से होते हुए वह मुख्य रास्ते की तरफ बढ़ी। उसने अपनी वर्दी नहीं बदली थी। हरे रंग की सेना की वर्दी, कंधों पर रैंक, सीधी चाल और चेहरे पर शांत आत्मविश्वास। रास्ते में कुछ लोग उसे देखकर रुक गए। कुछ ने हाथ जोड़कर नमस्ते की और कुछ बुजुर्गों की आंखों में गर्व झलक गया। लेकिन उसी गर्व के पीछे एक डर भी छिपा था, जैसे लोग सोच रहे हों कि यह लड़की कहीं उस आदमी से न टकरा जाए जिससे पूरा कस्बा डरता है। बाजार अब सामने था। सब्जियों के ठेले, मसालों की खुशबू, चाय की दुकानों से उठती भाप और लोगों की हल्की बातचीत, सब कुछ सामान्य दिख रहा था। अदिति ने महसूस किया कि कई लोग उसे देखकर धीरे धीरे बात करना बंद कर देते हैं, जैसे उसकी वर्दी उन्हें उम्मीद भी देती है और डर भी। वह एक बूढ़े दुकानदार से पानी की बोतल लेने रुकी। बूढ़े ने पैसे लेने से मना कर दिया। फौजी, बेटी से पैसे कैसे लूं? उसने कहा। अदिति ने मुस्कुराते हुए पैसे रख दिए। बूढ़े ने पैसे उठाए ही थे कि अचानक बाजार के दूसरे सिरे से शोर उठा। पहले एक औरत की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, फिर किसी लड़के की विनती, फिर लोगों के भागते कदमों की आहट। अदिति का चेहरा एक पल में गंभीर हो गया। उसने बोतल वहीं रख दी और उस दिशा में बढ़ने लगी जहां भीड़ जमा हो रही थी। कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही उसे दिखाई दिया। बीच बाजार में एक जवान लड़के का कॉलर पकड़ा हुआ था और सामने खड़ा था इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान। उसकी आवाज पूरे बाजार में गूंज रही थी। चोरी की है इसने, लड़का बार बार कह रहा था। मैंने कुछ नहीं किया साहब। उसके पास खड़ा उसका बूढ़ा पिता हाथ जोड़कर खड़ा था। भीड़ चारों तरफ थी, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन बोल नहीं रहे थे। उसी पल अदिति भीड़ के बीच से आगे बढ़ी और पहली बार उसकी नजर सीधे इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान से मिली। उस क्षण बाजार में खामोशी फैल गई, जैसे सबको एहसास हो गया हो कि कुछ ऐसा होने वाला है जो इस कस्बे में पहले कभी नहीं हुआ। बाजार के बीच अचानक फैल गई उस खामोशी में कई तरह की आवाजें छिपी हुई थीं, डर की, उम्मीद की और उस अनकहे सवाल की जो हर चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान अभी भी उस लड़के का कॉलर पकड़े खड़ा था और उसकी आंखों में वही अहंकार था जो सालों से इस कस्बे के लोगों को चुप कराता आया था। लेकिन आज भीड़ के सामने पहली बार कोई ऐसा खड़ा था जो उसकी आंखों में सीधे देख रहा था। कैप्टन अदिति राठौर भीड़ के बीच से आगे बढ़ी और बिना आवाज ऊंची किए बस इतना पूछा, क्या हुआ यहां? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी स्थिरता थी जिसे अनदेखा करना आसान नहीं था। चौहान ने पहले उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसके कंधे पर लगी रैंक पर नजर गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर वह मुस्कान सम्मान की नहीं थी, बल्कि चुनौती की थी। यह पुलिस का मामला है, उसने कठोर आवाज में कहा। आप अपने काम से काम रखिए। अदिति ने उसके शब्दों को बिना प्रतिक्रिया दिए सुना और फिर उस लड़के की तरफ देखा जो अभी भी डर से कांप रहा था। लड़के का नाम राजू था और वह इस बाजार में अपने पिता के साथ सब्जी का छोटा सा ठेला लगाता था। उसके पिता ब्रिजेश हाथ जोड़कर बार बार कह रहे थे, साहब, मेरा लड़का चोर नहीं है, हम लोग यहीं रोज मेहनत करते हैं। भीड़ में खड़े लोग सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। अदिति ने फिर वही सवाल दोहराया, इस बार सीधे चौहान से, इल्जाम क्या है? चौहान की भौहें तन गईं। उसे यह पसंद नहीं आया कि कोई उससे इस तरह सवाल करे, खासकर भीड़ के सामने। मैंने कहा ना, चोरी की है, उसने जोर से कहा ताकि आसपास खड़े लोग सुन सकें। अदिति ने धीरे से पूछा, क्या चुराया है? चौहान कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने आसपास खड़े एक कांस्टेबल की तरफ देखा।
जैसे उम्मीद कर रहा हो कि वह कुछ बोल देगा। कांस्टेबल ने नजरें झुका लीं। अदिति की आवाज अब भी शांत थी। जिसकी चीज चोरी हुई है वह कौन है? भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने आगे आकर कुछ नहीं कहा। चौहान का चेहरा अब थोड़ा सख्त हो गया था। उसे महसूस हो रहा था कि यह बातचीत उसके हाथ से फिसल रही है। तुम बहुत सवाल पूछ रही हो, उसने तीखे इसका मान देगा स्वर में कहा, और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम किससे बात कर रही हो। अदिति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं बस सच जानना चाहती हूं। उसके इस एक वाक्य ने भीड़ में हलचल पैदा कर दी। लोग धीरे धीरे आपस में फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, सच में तो किसी ने चोरी देखी ही नहीं। किसी और ने धीमे से कहा, दरोगा फिर से वही कर रहा है। चौहान ने तुरंत भीड़ की तरफ घूर कर देखा और सबकी आवाजें फिर धीमी हो गईं। उसने राजू का कॉलर और जोर से पकड़ लिया और कहा, थाने चलो, वहीं सब पता चल जाएगा। राजू डर के मारे कांप गया। उसका पिता ब्रिजेश लगभग रोते हुए बोला, साहब, छोड़ दीजिए, मेरा लड़का निर्दोष है। चौहान ने उसे धक्का दे दिया। यह देखकर अदिति एक कदम आगे बढ़ी। उसने आवाज ऊंची नहीं की, बस साफ साफ कहा, बिना सबूत किसी को पकड़कर ले जाना गलत है। चौहान ने हंसते हुए कहा, अब तुम मुझे कानून सिखाओगी? अदिति ने शांत स्वर में कहा, कानून सबके लिए एक जैसा होता है। यह सुनते ही भीड़ में खड़े कुछ लोगों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अभी भी डर उन्हें रोक रहा था। चौहान ने अदिति के करीब आकर कहा, तुम्हारी ड्यूटी सीमा पर है, यहां नहीं। अदिति ने उसी शांति से जवाब दिया, जहां किसी नागरिक के साथ अन्याय हो वहां चुप रहना भी गलत है। चौहान की आंखों में अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि यह लड़की उसके अधिकार को चुनौती दे रही है। उसने कांस्टेबल से कहा, ले चलो इसे। कांस्टेबल ने राजू का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार भीड़ में खड़े कुछ लोग हिल गए। किसी ने धीरे से कहा, लड़के ने कुछ नहीं किया। चौहान ने उस दिशा में घूर कर देखा और आवाज फिर थम गई। अदिति ने राजू की तरफ देखा और फिर चौहान से कहा, अगर आप सच में मानते हैं कि इसने चोरी की है, तो यहां सबके सामने बताइए क्या हुआ। चौहान ने तीखे स्वर में कहा, तुम मुझसे पूछताछ कर रही हो? अदिति ने जवाब दिया, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहती हूं। चौहान को पहली बार महसूस हुआ कि भीड़ का ध्यान अब पूरी तरह इस बातचीत पर है। जो लोग पहले चुप थे, वे अब गौर से देख रहे थे कि आगे क्या होगा। उसकी आवाज थोड़ी और कठोर हो गई। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम सीमा पार कर रही हो, उसने कहा। अदिति ने बिना डर के जवाब दिया, सीमा तब पार होती है जब कानून को ताकत के लिए इस्तेमाल किया जाए। यह सुनते ही भीड़ में खड़े कई लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे किसी ने पहली बार उनके मन की बात जोर से कह दी हो। चौहान ने गुस्से में कहा, तुम्हें लगता है मैं गलत हूं? अदिति ने कहा, अगर आप सही हैं तो सबूत दिखाइए। यह सीधा सवाल चौहान को चुभ गया। कुछ सेकंड के लिए वह चुप रहा। फिर उसने अचानक फैसला किया कि वह इस बहस को खत्म कर देगा। उसने कांस्टेबल को इशारा किया, लड़के को पकड़ो। कांस्टेबल ने फिर हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार अदिति ने आगे बढ़कर उसका हाथ रोक दिया। यह हरकत बहुत शांत थी, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। चौहान की आंखें फैल गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके आदमी को इस तरह रोकेगा। उसने गुस्से में कहा, तुम मेरे काम में दखल दे रही हो। अदिति ने कहा, मैं एक निर्दोष आदमी को बचाने की कोशिश कर रही हूं। चौहान अब पूरी तरह गुस्से में था। उसने भीड़ की तरफ देखा और जोर से कहा, सब लोग अपने काम में लग जाओ। लेकिन इस बार भीड़ तुरंत नहीं हटी। लोग वहीं खड़े रहे। शायद पहली बार उन्हें लग रहा था कि सच्चाई उनके सामने खड़ी है। चौहान ने महसूस किया कि स्थिति बदल रही है। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने आदित्य की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, तुम्हें इसका पछतावा होगा। अदिति ने शांत स्वर में कहा, अगर सच बोलना गलती है तो मुझे पछतावा नहीं होगा। उसके शब्द हवा में कुछ देर तक गूंजते रहे। भीड़ अब पूरी तरह चुप थी। हर किसी को महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ एक लड़के को बचाने की बात नहीं रही, यह उस डर के खिलाफ खड़े होने की शुरुआत थी जिसने सालों से इस कस्बे को जकड़ रखा था। उसी पल चौहान ने फैसला किया कि वह पीछे नहीं हटेगा, और यहीं से वह टकराव शुरू हुआ जिसकी गूंज जल्द ही पूरे कस्बे में फैलने वाली थी।
बाजार की हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। कुछ मिनट पहले तक जो लोग दूर खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे, अब उनकी आंखों में एक अलग तरह की बेचैनी थी। सब समझ रहे थे कि मामला अब सिर्फ एक लड़के की गिरफ्तारी का नहीं रहा। यह बात अब दो लोगों के बीच खड़ी थी। एक तरफ इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान, जिसके नाम से पूरा कस्बा डरता था, और दूसरी तरफ कैप्टन अदिति राठौर, जो बिना आवाज ऊंची किए उसी जगह खड़ी थी जहां कुछ देर पहले तक कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। चौहान ने महसूस किया कि भीड़ अब पहले जैसी चुप नहीं है। लोग अभी भी डर रहे थे, लेकिन अब वे सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। उसके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसे लगा कि अगर उसने अभी अपना अधिकार नहीं दिखाया तो यह लड़की उसके सामने उसकी ही जमीन पर उसे कमजोर साबित कर देगी। उसने कदम आगे बढ़ाए और अदिति के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। तुम समझती क्या हो अपने आप को? उसकी आवाज में अब साफ गुस्सा था। अदिति ने बिना एक कदम पीछे हटे उसकी आंखों में देखा। मैं सिर्फ यह चाहती हूं कि किसी निर्दोष को सजा न मिले, उसने शांत स्वर में कहा। चौहान हंसा, लेकिन उसकी हंसी में अब घमंड से ज्यादा झुंझलाहट थी। तुम सेना में हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम यहां आकर हमें कानून सिखाओगी, उसने कहा। अदिति ने धीरे से जवाब दिया, कानून सिखाने की जरूरत नहीं होती, बस उसका पालन करना पड़ता है। यह सुनकर चौहान का चेहरा और सख्त हो गया। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबको महसूस हो रहा था कि स्थिति और गंभीर होती जा रही है। राजू अभी भी कांप रहा था। उसका पिता ब्रिजेश कुछ कदम पीछे खड़ा था और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार हाथ जोड़कर कह रहा था, साहब, छोड़ दीजिए मेरे लड़के को। लेकिन चौहान जैसे उसकी आवाज सुन ही नहीं रहा था। उसने अपने कांस्टेबल की तरफ देखा और इशारा किया, पकड़कर गाड़ी में बैठाओ इसे। कांस्टेबल ने फिर राजू का हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसी पल अदिति ने एक बार फिर आगे बढ़कर कहा, रुकिए। उसकी आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी दृढ़ता थी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। कांस्टेबल कुछ पल के लिए रुक गया। चौहान का गुस्सा अब चरम पर था। तुम बार बार मेरे काम में दखल दे रही हो, उसने कहा। अदिति ने जवाब दिया, अगर काम सही होता तो दखल देने की जरूरत नहीं पड़ती। यह वाक्य चौहान के अहंकार को सीधा चोट पहुंचाने जैसा था। उसने तुरंत एक कदम और आगे बढ़ाया और कहा, तुम्हें लगता है कि यहां खड़े होकर तुम मुझे रोक सकती हो? अदिति ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं सिर्फ यह कह रही हूं कि किसी को बिना सबूत पकड़ना गलत है। चौहान ने भीड़ की तरफ देखा। उसे लगा कि अगर उसने अभी सख्ती नहीं दिखाई तो उसकी छव्य टूट जाएगी। उसने अचानक अपने एक सिपाही से कहा, इसकी राइफल ले लो। यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने धीरे से कहा, यह तो फौजी की राइफल है। सिपाही खुद भी हिचकिचा रहा था। उसने चौहान की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या वह सच में यह करना चाहता है। चौहान ने गुस्से में फिर कहा, मैंने कहा ना, राइफल ले लो। सिपाही धीरे धीरे अदिति की तरफ बढ़ा। पूरे बाजार की सांस जैसे थम गई। अदिति वहीं खड़ी रही। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने बस सिपाही की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, एक कदम और बढ़ाया तो यह मामला सीधा सेना तक जाएगा। सिपाही वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर असमंजस साफ दिखाई दे रहा था। चौहान ने गुस्से में कहा, डर क्यों रहे हो? लेकिन सिपाही अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अदिति ने चौहान की तरफ देखा और कहा, मैं आपको आखिरी मौका दे रही हूं, इस लड़के को छोड़ दीजिए। चौहान ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे मौका दे रही हो? अदिति ने जवाब दिया, हां, ताकि बात यहीं खत्म हो जाए। चौहान कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसके चेहरे पर कई भाव आए और गए। एक पल के लिए लगा कि शायद वह पीछे हट जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसका अहंकार फिर सामने आ गया। उसने राजू का कॉलर और जोर से पकड़ लिया और कहा, यह मेरे साथ थाने जाएगा। ये देखते ही अदिति आगे बढ़ी और उसने चौहान का हाथ पकड़ लिया। पकड़ मजबूत नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि वह राजू को आगे नहीं खींच सका। यह दृश्य देखते ही भीड़ में हलचल बढ़ गई। लोगों ने पहली बार देखा कि किसी ने खुलेआम चौहान को रोका है। चौहान की आंखों में अब हैरानी और गुस्सा दोनों थे। उसने जोर से कहा, हाथ छोड़ो। अदिति ने शांत स्वर में कहा, पहले लड़के को छोड़िए।
चौहान ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अदिति की पकड़ स्थिर थी। वह किसी लड़ाई की तरह नहीं थी, बल्कि एक साफ संदेश था कि अब अन्याय इतनी आसानी से नहीं चलेगा। भीड़ में खड़े कुछ लोगों के चेहरे पर उम्मीद की झलक दिखाई दी। एक आदमी ने धीरे से कहा, लड़की सही कह रही है। किसी और ने कहा, हमने भी चोरी नहीं देखी। चौहान ने गुस्से में भीड़ की तरफ देखा और चिल्लाया, सब चुप रहो। लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा डर पैदा करने वाला असर नहीं था। लोग अभी भी खड़े थे। कुछ पीछे हट गए, लेकिन कोई पूरी तरह गया नहीं। चौहान ने महसूस किया कि उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है, सिर्फ राजू पर नहीं, पूरे माहौल पर। उसने अदिति की तरफ घूरते हुए कहा, तुम नहीं जानती मेरे ऊपर कौन है। अदिति ने उसी शांत आवाज में जवाब दिया, और आप नहीं जानते मेरे ऊपर कौन है। यह सुनकर कुछ लोग हल्का सा मुस्कुरा दिए। चौहान का चेहरा लाल पड़ गया। उसने अचानक राजू का कॉलर छोड़ दिया और एक कदम पीछे हट गया। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उस पल पूरे बाजार के में ऐसा सन्नाटा था, जैसे हर कोई किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। आखिरकार चौहान ने गुस्से में कहा, ठीक है, आज के लिए छोड़ रहा हूं। उसने राजू की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। राजू तुरंत अपने पिता के पास भागा। ब्रिजेश ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे अभी भी डर हो कि कोई उसे फिर खींच ले जाएगा। भीड़ में हल्की सी राहत की सांस सुनाई दी, लेकिन चौहान की आंखों में जो गुस्सा था, वह बता रहा था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसने आदित्य की तरफ आखिरी बार देखा और धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, याद रखना, यह इलाका मेरा है। आदित्य ने बिना डर के जवाब दिया, इलाका कानून का होता है, किसी एक आदमी का नहीं। यह सुनकर चौहान पलट गया और अपने सिपाहियों के साथ वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर मुड़कर देखा। उस नजर में साफ था कि यह टकराव यहीं खत्म नहीं हुआ है। बाजार में खड़े लोग धीरे धीरे अपनी जगह तायकी से हिलने लगे। कोई अदिति की तरफ आकर धन्यवाद कहना चाहता था, कोई बस दूर से उसे देख रहा था। लेकिन हर किसी के मन में एक ही बात चल रही थी। आज पहली बार किसी ने उस आदमी के सामने खड़े होकर सच कहा था, जिससे पूरा कस्बा डरता था। और शायद यही वह पल था जब इस कस्बे की खामोशी में पहली दरार पड़ी थी। बाजार की भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी थी, लेकिन हवा में फैला तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ था। लोग अपने अपने ठेलों और दुकानों की ओर लौट रहे थे, मगर हर कोई बार बार पीछे मुड़कर उसी जगह देख रहा था जहां कुछ देर पहले वह टकराव हुआ था। राजू अपने पिता ब्रिजेश के साथ ठेले के पास बैठा था और अभी भी उसके हाथ कांप रहे थे। ब्रिजेश बार बार उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे, जैसे यह भरोसा दिला रहे हों कि अब सब ठीक है। मगर सच यह था कि किसी को भी पूरी तरह भरोसा नहीं था कि बात सच में खत्म हो चुकी है। इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान जैसे लोग हार मानकर चुप बैठने वालों में से नहीं थे। कैप्टन अदिति राठौर भी यह बात समझती थी। वह बाजार के बीच कुछ पल चुप खड़ी रही। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न घबराहट, बस एक गहरी सोच थी। उसने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा। कई लोग उसके पास आना चाहते थे, मगर झिझक रहे थे। आखिर एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में आभार था। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटी, आज तुमने जो किया वह यहां कोई नहीं कर पाया था। अदिति ने सिर हिलाया और बहुत सहज आवाज में कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, जो सही था वही कहा। बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही कहना भी यहां आसान नहीं है। यह सुनकर अदिति ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि इस कस्बे में डर सिर्फ एक आदमी की वजह से नहीं था, बल्कि उस डर की वजह से था जो सालों में लोगों के मन में बैठ गया था। उसी समय राजू और उसका पिता उसके पास आए। ब्रिजेश की आंखों में आंसू थे। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। आखिर उन्होंने धीरे से कहा, मैडम, अगर आप नहीं होती तो मेरा लड़का आज थाने चला जाता। अदिति ने राजू की तरफ देखा। लड़का अभी भी सहमा हुआ था, मगर उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे उसने पहली बार किसी को अपने लिए खड़े होते देखा हो। अदिति ने उससे पूछा, डर गए थे? राजू ने सिर हिलाया। अदिति ने कहा, डर लगना गलत नहीं है, गलत है डर के सामने झुक जाना। राजू ने धीरे से कहा, मैंने चोरी नहीं की थी। अदिति ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है। आसपास खड़े कुछ लोग अब धीरे धीरे पास आने लगे थे।
कोई धन्यवाद कह रहा था, कोई बस चुपचाप खड़ा था। लेकिन सबके चेहरों पर एक सवाल था, क्या यह सब यहीं खत्म हो जाएगा? तभी बाजार के दूसरे छोर से पुलिस की जीप का इंजन सुनाई दिया। कुछ लोगों ने तुरंत उस दिशा में देखा। माहौल फिर से भारी हो गया। जीप धीरे धीरे बाजार के बीच आकर रुकी। उसमें से इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान उतरा। उसके चेहरे पर अब पहले जैसा गुस्सा नहीं था। वह बहुत शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो ठंडापन था, उसने कई लोगों के दिल की धड़कन बढ़ा दी। वह सीधे अदिति की तरफ बढ़ा। भीड़ अपने आप रास्ता छोड़ती चली गई। वह कुछ कदम दूर रुक गया। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोला गया। चौहान ने आसपास खड़े लोगों को देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, भीड़ बहुत जल्दी फैसला कर लेती है। अदिति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। चौहान ने आगे कहा, आज तुमने सबके सामने मुझे रोका। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, मगर उसमें एक दबा हुआ खतरा साफ महसूस हो रहा था। अदिति ने सीधा जवाब दिया, मैंने सिर्फ एक निर्दोष आदमी को बचाया। चौहान हल्का सा मुस्कुराया। निर्दोष? उसने कहा। तुम्हें कैसे पता? अदिति ने कहा, क्योंकि किसी ने चोरी देखी ही नहीं। चौहान ने कुछ पल चुप रहकर उसे देखा। फिर उसने कहा, तुम यहां कुछ दिन के लिए आई हो, लेकिन मैं यहां रोज रहता हूं। यह वाक्य सुनते ही कई लोग बेचैन हो गए। सबको समझ आ रहा था कि वह क्या कहना चाहता है। अदिति ने शांत स्वर में जवाब दिया, यहां रहने का मतलब यह नहीं कि कोई कानून से ऊपर हो जाता है। चौहान की आंखों में फिर वही गुस्सा चमका, मगर इस बार उसने खुद को संभाल लिया। उसने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा और कहा, सब लोग अपने अपने काम में लग जाओ, तमाशा खत्म हो गया। इस बार लोग धीरे धीरे हटने लगे, लेकिन जाते जाते भी कई लोग पीछे मुड़कर देख रहे थे। चौहान ने अदिति के करीब आकर धीमे स्वर में कहा, तुम्हें लगता है कि आज तुम जीत गई हो? अदिति ने कहा, यह जीत या हार की बात नहीं है। चौहान ने थोड़ा झुककर कहा, यह इलाका मेरा है। यहां हर चीज मेरे हिसाब से चलती है। अदिति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इलाका किसी का नहीं होता, सिर्फ जिम्मेदारी होती है। यह सुनकर चौहान का चेहरा फिर सख्त हो गया। उसने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर अचानक मुड़ा और अपनी जीप की तरफ चल पड़ा। जाते जाते उसने बस एक बार पीछे मुड़कर देखा। उस नजर में साफ था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जीप धीरे धीरे बाजार से बाहर निकल गई। उसके जाते ही लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ लोग फिर अदिति के पास आ गए। कोई उसका धन्यवाद कर रहा था, कोई कह रहा था कि आज पहली बार किसी ने उस दरोगा को जवाब दिया है। मगर अदिति की आंखों में कोई जीत का भाव नहीं था। वह जानती थी कि असली मुश्किल अभी बाकी है। उसने राजू और उसके पिता से कहा कि वे घर चले जाएं। फिर वह भी धीरे धीरे बाजार से बाहर निकलने लगी। रास्ते में चलते हुए उसके दिमाग में वही बातचीत घूम रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि चौहान इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है, और शायद यह टकराव अभी शुरू ही हुआ है। जब वह घर पहुंची तो शाम पूरी तरह उतर चुकी थी। आंगन में दीपक जल चुका था। कमला दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने उसे देखते ही पूछा, सब ठीक तो है? अदिति कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, हाँ, सब ठीक है। लेकिन कमला मां थीं। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि कुछ हुआ है। उन्होंने पूछा, बाजार में फिर वही दरोगा था क्या? अदिति ने सिर हिलाया। कमला की आंखों में चिंता साफ दिखाई दी। मैंने कहा था ना उससे दूर रहना, उन्होंने कहा। अदिति ने शांत स्वर में जवाब दिया, कभी कभी दूर रहना भी गलत होता है। कमला ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस गहरी सांस ली और चूल्हे की तरफ मुड़ गईं। आंगन में कुछ देर तक खामोशी रही। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और हवा में रात की ठंडक बढ़ने लगी थी। अदिति चारपाई पर बैठ गई और आसमान की तरफ देखने लगी। उसके मन में कोई डर नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि अब जो होने वाला है वह सिर्फ एक छोटे से झगड़े की बात नहीं रहेगी। उसी समय कस्बे के दूसरे छोर पर इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान अपनी जीप में बैठा था। उसके चेहरे पर अब गुस्सा खुलकर दिखाई दे रहा था। उसके साथ बैठे सिपाही चुप थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चौहान ने धीरे से कहा, आज उसने मुझे सबके सामने रोका। उसके शब्दों में ठंडा गुस्सा था। कुछ पल बाद उसने आगे कहा, उसे लगता है कि वह यहां आकर सब बदल देगी। जीप अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ती जा रही थी।
चौहान की आंखों में अब एक ही बात थी, वह यह अपमान भूलने वाला नहीं था। और उसी पल यह तय हो गया कि आने वाले दिनों में यह टकराव और गहरा होने वाला है। रात धीरे धीरे पूरे कस्बे पर उतर चुकी थी। घरों की खिड़कियों से आती पीली रोशनी और दूर कहीं जलती ढाबे की टिमटिमाती लालटेन उस छोटे से कस्बे को शांत दिखा रही थी, लेकिन उस शांति के नीचे बहुत कुछ हलचल कर रहा था। कैप्टन अदिति राठौर अपने घर के आंगन में बैठी थी। आसमान साफ था और सितारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे हर रात चमकते थे, मगर उसके मन में दिन की घटना बार बार घूम रही थी। उसने अपनी मां से ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसे पता था कि जो हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी झड़प नहीं थी। इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान जैसे लोग अपनी हार आसानी से नहीं भूलते। वह जानती थी कि आज जो हुआ उसने सिर्फ एक लड़के को बचाया नहीं, बल्कि उस आदमी के अहंकार को भी चोट पहुंचाई है जो पूरे इलाके को अपने डर से चलाता था। आंगन के एक कोने में रखी उसकी राइफल दीवार से टिकी थी। वह उसे देखते हुए कुछ देर चुप बैठी रही। एक सैनिक होने का मतलब सिर्फ युद्ध भूमि पर लड़ना नहीं होता, यह बात उसने प्रशिक्षण के दौरान कई बार सुनी थी। लेकिन आज उसे महसूस हो रहा था कि कभी-कभी असली लड़ाई सीमाओं से बहुत दूर आम लोगों के बीच भी होती है। उसी समय कस्बे के दूसरे छोर पर इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान अपने घर के बरामदे में बैठा था। उसके सामने मेज पर आधी भरी हुई चाय का कप रखा था, मगर उसने उसे छुआ भी नहीं था। उसकी आंखों में वही गुस्सा था जो शाम को बाजार में दिखाई दिया था। वह लगातार उसी पल के बारे में सोच रहा था जब भीड़ के सामने कैप्टन अदिति ने उसका हाथ रोक दिया था। वह क्षण उसके लिए सिर्फ एक रुकावट नहीं था, बल्कि एक अपमान था जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसने अपने एक सिपाही को फोन किया और धीमी आवाज में कहा, सुबह होते ही मुझे उस लड़की के बारे में सब जानकारी चाहिए। वह कब आई है, कितने दिन रहेगी और किस यूनिट में है। सिपाही ने जी साहब कहकर फोन रख दिया। चौहान की आंखों में अब गुस्से के साथ साथ एक ठंडी योजना भी बन रही थी। उधर अदिति की मां कमला रसोई में काम खत्म कर रही थीं। उन्होंने आंगन में बैठी अपनी बेटी को देखा और कुछ देर चुप रहने के बाद उसके पास आकर बैठ गईं। तू सोच रही है ना? उन्होंने धीरे से पूछा। अदिति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सैनिक सोचता नहीं तो गलती कर देता है। कमला ने कहा, मुझे डर है कि वह आदमी बदला लेने की कोशिश करेगा। अदिति ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर कोई गलत काम करता है तो उसे डरना चाहिए, मुझे नहीं। कमला ने उसकी तरफ देखा। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व भी था और चिंता भी। उन्होंने बस इतना कहा, सावधान रहना। अगले दिन सुबह कस्बे में खबर फैल चुकी थी कि बाजार में कल क्या हुआ था। लोग चाय की दुकानों पर उसी घटना के बारे में बात कर रहे थे। किसी ने कहा, पहली बार किसी ने दरोगा को रोका। कोई बोला, फौजी लड़की है, उसे डर नहीं लगता। मगर कुछ लोग अब भी घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं इसका नतीजा पूरे कस्बे को न भुगतना पड़े। उसी सुबह इंस्पेक्टर चौहान अपने थाने पहुंचा। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन जो लोग उसे अच्छी तरह जानते थे वे समझ रहे थे कि यह शांति तूफान से पहले की है। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और पूछा, कल बाजार में जो हुआ उसके बारे में कौन कौन जानता है? सिपाहियों ने सिर झुका लिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। चौहान ने मेज पर हाथ मारा और कहा, मुझे सब पता है कि भीड़ में कई लोग खड़े थे, लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि वह लड़की यहां आकर मुझे कमजोर दिखा देगी तो वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उसी समय थाने के बाहर 2-3 दुकानदार खड़े थे। वे किसी शिकायत के लिए आए थे, लेकिन चौहान की आवाज सुनकर अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। कस्बे का माहौल फिर से भारी होने लगा था। उधर अदिति सुबह जल्दी उठ चुकी थी। वह रोज की तरह आंगन में खड़ी होकर हल्की एक्सरसाइज कर रही थी। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो एक प्रशिक्षित सैनिक के अंदर होती है, लेकिन उसके दिमाग में साफ था कि आज का दिन शांत नहीं रहने वाला। थोड़ी देर बाद उसका छोटा भाई रवि स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। उसने उत्साह से कहा, दीदी, पूरे स्कूल में लोग कल की बात कर रहे हैं। अदिति ने बस इतना कहा, कभी भी किसी के खिलाफ खड़े होने से पहले सच जानना जरूरी होता है। रवि ने सिर हिलाया और स्कूल चला गया। दोपहर तक कस्बे में यह भी खबर फैल गई कि इंस्पेक्टर चौहान किसी को ढूंढ रहा है। लोग समझ गए कि बात अभी खत्म नहीं हुई है।
उसी समय बाजार के पास एक छोटी सी घटना हुई। एक आदमी अपने ठेले के लिए जगह बना रहा था जब दो पुलिस वाले वहां पहुंचे और उसे हटाने लगे। आदमी डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। आसपास खड़े लोगों ने यह सब देखा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तभी वहां से गुजरते हुए आदित्य की नजर उस तरफ पड़ी। उसने कदम रोक दिए। उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह वही तरीका है जिससे चौहान लोगों को दबाए रखता है। वह धीरे धीरे वहां पहुंची और पुलिस वालों से पूछा, क्या समस्या है? पुलिस वालों ने उसे देखते ही थोड़ा झिझक कर कहा, हमें आदेश मिला है कि यह ठेला यहां नहीं लगेगा। अदिति ने शांत स्वर में पूछा, किसका आदेश? पुलिस वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी पीछे से एक जीप आकर रुकी। उसमें से इंस्पेक्टर चौहान उतरा। उसकी नजर सीधे अदिति पर पड़ी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है आप फिर किसी के लिए खड़ी हो गई हैं। अदिति ने कहा, मैं सिर्फ पूछ रही हूं कि बिना कारण किसी को क्यों हटाया जा रहा है। चौहान धीरे धीरे उसके करीब आया और बोला, आपको हर जगह दखल देने की आदत हो गई है। अदिति ने जवाब दिया, अन्याय जहां दिखे वहां चुप रहना मुश्किल होता है। चौहान ने भीड़ की तरफ देखा। कुछ लोग दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उसने महसूस किया कि अगर वह फिर से पीछे हट गया तो उसका डर खत्म हो जाएगा। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह पुलिस का मामला है, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। अदिति ने शांत स्वर में कहा, अगर यह कानून के खिलाफ है तो मैं जरूर बोलूंगी। यह सुनते ही भीड़ में हलचल बढ़ गई। लोग समझ रहे थे कि टकराव फिर शुरू हो गया है। चौहान की आंखों में गुस्सा फिर उभर आया। उसने सिपाहियों से कहा, हटाओ इसे यहां से। लेकिन सिपाही हिचकिचा रहे थे। उन्हें याद था कि कल क्या हुआ था। अदिति ने बिना आवाज ऊंची किए कहा, सोच समझकर कदम उठाइए। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ ठहर सा गया। हवा में वही तनाव लौट आया जो कल बाजार में था। तभी भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, मैडम सही कह रही हैं। किसी और ने भी हिम्मत करके कहा, ठेला तो रोज यहीं लगता है। यह सुनते ही चौहान समझ गया कि स्थिति उसके हाथ से निकल रही है। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने ठेले वाले की तरफ देखा और फिर अचानक कहा, ठीक है, आज रहने दो। यह कहते हुए उसने अदिति की तरफ घूर कर देखा। उसकी आंखों में साफ था कि यह पीछे हटना मजबूरी है, हार नहीं। वह जीप में बैठा और वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उधर भीड़ में खड़े लोग धीरे धीरे राहत महसूस करने लगे। कुछ लोगों ने अदिति को धन्यवाद कहा, मगर अदिति जानती थी कि असली जीत अभी नहीं हुई है। असली जीत तब होगी जब लोग खुद अपने अधिकारों के लिए खड़े होने लगेंगे। और शायद आज जो कुछ हुआ था वह उसी बदलाव की शुरुआत थी। सुबह की हल्की धूप जब कस्बे की गलियों पर उतरने लगी तो ऐसा लग रहा था जैसे रात की सारी बेचैनी धीरे धीरे मिट रही हो। लेकिन सच्चाई यह थी कि पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ था उसकी चर्चा अब पूरे इलाके में फैल चुकी थी। चाय की दुकानों से लेकर खेतों के रास्तों तक लोग एक ही बात कर रहे थे। उस दिन बाजार में दरोगा और सेना की लड़की के बीच क्या हुआ था। कई लोग अभी भी उस दृश्य को याद कर रहे थे जब कैप्टन अदिति राठौर ने बिना आवाज ऊंची किए इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान को रोक दिया था। कुछ लोगों को यह उम्मीद दे रहा था तो कुछ को डर भी लग रहा था कि कहीं इसका नतीजा और बड़ा ना हो जाए। मगर सच यह था कि उस दिन के बाद कस्बे की हवा थोड़ी बदल चुकी थी। लोग अब एक दूसरे से धीरे धीरे वही बात कहने लगे थे जो पहले सिर्फ मन में सोचते थे। उधर कैप्टन अदिति राठौर अपने घर के आंगन में बैठी थी। रात भर वह ज्यादा सो नहीं पाई थी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा दृढ़ता दिखाई दे रही थी। उसके सामने वही पुराना नीम का पेड़ था जिस वापस अपनी यूनिट में लौटना होगा। लेकिन इन कुछ दिनों में जो हुआ उसने उसे यह एहसास दिला दिया था कि कभी कभी एक छोटी सी आवाज भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है। उसी समय कस्बे के दूसरे हिस्से में इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान अपने थाने में बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। पिछले 2 दिनों से वह लगातार यही सोच रहा था कि जो हुआ वह कैसे हुआ। उसे अपने ऊपर गुस्सा भी था और उस लड़की पर भी जिसने उसके सामने खड़े होकर उसे चुनौती दी थी। लेकिन अब उसकी सोच पहले जैसी नहीं थी।
उसने महसूस किया था कि जब भीड़ उसके सामने खड़ी हो गई तो उसका डर उतना मजबूत नहीं रहा जितना वह समझता था। उसके सामने उसकी मेज पर कई शिकायतों की फाइलें रखी थीं। उसने एक फाइल उठाई, कुछ देर तक उसे देखा और फिर धीरे से वापस रख दी। शायद पहली बार उसके मन में यह सवाल आया था कि क्या सच में वह वही कर रहा था जिसके लिए उसने वर्दी पहनी थी। उसी समय थाने के बाहर से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दीं। चौहान ने खिड़की से बाहर देखा तो 3-4 दुकानदार खड़े थे। पहले वे कभी सीधे थाने में आने की हिम्मत नहीं करते थे। चौहान कुछ पल तक उन्हें देखता रहा। फिर उसने सिपाही से कहा, उन्हें अंदर भेजो। सिपाही खुद भी हैरान था, लेकिन उसने सिर हिलाकर लोगों को अंदर बुला लिया। कस्बे में यह छोटी सी घटना भी धीरे धीरे खबर बनकर फैलने लगी कि लोग पहली बार बिना डर के थाने में शिकायत करने आए हैं। उधर आदित्य को भी यह खबर मिली। उसने यह सुनकर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि जरूर दिखाई दी। दोपहर के समय वह एक बार फिर बाजार की तरफ निकली। इस बार बाजार का माहौल पहले से अलग था। लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और कुछ बस दूर से खड़े होकर उसे देख रहे थे। राजू और उसका पिता ब्रिजेश भी अपने ठेले पर थे। राजू ने अदिति को देखते ही मुस्कुराकर कहा, मैडम, आज बहुत लोग मेरे ठेले से सब्जी ले रहे हैं। अदिति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ईमानदारी की दुकान देर से चलती है, लेकिन मजबूत चलती है। ब्रिजेश ने हाथ जोड़कर कहा, आपने उस दिन हमें बचाया था, हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अदिति ने तुरंत कहा, किसी को बचाने का काम सिर्फ मेरा नहीं है, हर इंसान का है। आसपास खड़े कुछ लोग यह बात सुन रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, बेटी, अगर लोग पहले बोलते तो शायद हालात इतने खराब नहीं होते। अदिति ने शांत स्वर में कहा, गलती से सीख लेना भी बदलाव की शुरुआत होती है। बाजार की वही जगह जहां 2 दिन पहले डर का सन्नाटा था, अब थोड़ी हलचल से भरी थी। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ एक पुलिस जीप आकर रुकी। लोग तुरंत उस तरफ देखने लगे। जीप से इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान उतरा। उसके चेहरे पर वही कठोरता थी, लेकिन उसकी चाल पहले से थोड़ी धीमी थी। वह सीधे बाजार के बीच पहुंचा और कुछ पल तक चारों तरफ देखता रहा। लोगों ने रास्ता तो दिया, लेकिन इस बार उनकी आंखों में वही डर नहीं था। चौहान की नजर अदिति पर पड़ी। दोनों कुछ कदम की दूरी पर खड़े थे। भीड़ फिर से चुप हो गई। कुछ सेकंड तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर चौहान धीरे धीरे आगे बढ़ा और अदिति के सामने रुक गया। उसकी आवाज इस बार पहले से अलग थी। उसने कहा, आप आज भी यहां हैं? अदिति ने शांत स्वर में कहा, हां, अभी मेरी छुट्टी खत्म नहीं हुई। चौहान ने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा और फिर अदिति से कहा, कल जो हुआ उसके बारे में पूरे कस्बे में बात हो रही है। अदिति ने जवाब दिया, लोग सच के बारे में हमेशा बात करते हैं। चौहान कुछ पल तक चुप रहा। उसके चेहरे पर कई भाव आए और गए। फिर उसने धीरे से कहा, कभी कभी भीड़ के सामने आदमी खुद को सही साबित करने में इतना उलझ जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वह गलत रास्ते पर जा चुका है। यह सुनकर कई लोग हैरान रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि चौहान ऐसा कुछ कहेगा। अदिति ने बस उसे बात हाथ देखा, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। चौहान ने आगे कहा, मैंने बहुत साल इस वर्दी में बिताए हैं, लेकिन शायद पहली बार किसी ने मुझे याद दिलाया कि यह वर्दी क्यों पहनी जाती है। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माहौल में अजीब सी खामोशी थी। चौहान ने राजू की तरफ देखा, जो अपने 5 की हमला करने में गदा देखा ठेले के पास खड़ा था। वह उसके पास गया और कुछ पल उसे देखता रहा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, अगर उस दिन तुम्हें डर लगा था तो उसकी वजह मैं था। राजू कुछ बोल नहीं पाया। उसके पिता ब्रिजेश भी चुप खड़े थे। चौहान ने उनकी तरफ देखा और सिर थोड़ा झुका लिया। यह छोटा सा इशारा था, लेकिन पूरे बाजार के लिए बहुत बड़ा था। कई लोगों ने पहली बार उस आदमी को ऐसा करते देखा था जिससे वे सालों से डरते आए थे। अदिति ने कुछ नहीं कहा। उसने बस यह देखा कि कभी कभी बदलाव शब्दों से नहीं, छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। थोड़ी देर बाद चौहान मुड़ा और अपनी जीप की तरफ चल पड़ा। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर अदिति की तरफ देखा और कहा, शायद हर इलाके को कभी कभी किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है
जो लोगों को याद दिला दे कि डर हमेशा सच से बड़ा नहीं होता। जीप धीरे धीरे बाजार से निकल गई। उसके जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। कई लोग अदिति के पास आ गए। कोई कह रहा था कि अब शायद हालात बदलेंगे, कोई कह रहा था कि पहली बार उन्हें उम्मीद महसूस हुई है। अदिति ने बस इतना कहा, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन शुरुआत एक दिन में जरूर हो सकती है। उसी शाम अदिति को अपनी यूनिट से संदेश मिला कि उसे अगले दिन वापस लौटना है। उसने अपना बैग तैयार किया। कमला उसकी तैयारी देख रही थी। उन्होंने कहा, इस बार तू यहां थोड़े दिन ही रही, लेकिन लगता है जैसे बहुत कुछ बदल गया। अदिति ने मुस्कुराकर कहा, मां, बदलाव लोगों के अंदर था, बस उसे बाहर आने का मौका चाहिए था। अगले दिन सुबह जब वह जीप में बैठकर कस्बे से निकल रही थी, तो कई लोग सड़क के किनारे खड़े थे। किसी ने हाथ हिलाया, किसी ने सलाम किया। राजू भी अपने पिता के साथ खड़ा था। उसने जोर से कहा, मैडम, हम अब डरेंगे नहीं। अदिति ने खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, डर से नहीं, सच से जीना सीखो। जीप धीरे धीरे कस्बे की सीमा पार कर गई। लेकिन उस छोटे से कस्बे में उस दिन के बाद एक बात हमेशा के लिए बदल गई। लोगों को यह एहसास हो गया कि अगर कोई एक इंसान भी सच के लिए खड़ा हो जाए तो खामोशी टूट सकती है। और कभी-कभी वही एक कदम पूरी कहानी बदल देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी सच्ची और दमदार कहानियां लाने की ताकत देता है। जय हिंद।